मरहम। आज हम जानेंगे कि दीर्घ श्वास प्रेक्षा क्या है। दीर्घ यानी लंबा, श्वास यानी सांस, ब्रेथ, प्रेक्षा यानी देखना, श्वास को देखना। किस तरह से देखना? प्रत्येक श्वास जो हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसे जानते हुए लेना और जानते हुए छोड़ना, यानी हर एक प्रत्येक श्वास को जागरूकता पूर्वक पूरी अवेयरनेस के साथ ही लेना और जागरूक होकर ही उस श्वास को छोड़ना। श्वास तो अदरवाइज भी आ रहा है और जा रहा है, बट हम उसके प्रति अवेयर नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, जानते नहीं हैं कि श्वास भीतर जा रहा है और बाहर आ रहा है। जब हम उसके साथ अपनी जागरूकता को जोड़ देते हैं कि हाँ, ये श्वास भीतर गया और जब छोड़ा तब भी जाना कि हाँ, ये श्वास बाहर आया, तो हम उसके प्रति अवेयर हुए, मीन्स हम श्वास की प्रेक्षा कर रहे हैं। अब दीर्घ श्वास प्रेक्षा में क्या करना है? दीर्घ यानी धीरे धीरे लंबा श्वास लेना है। किस तरह से? मान लो हमने उसके साथ काउंटिंग जोड़ दी, यानी 5 की गिनती तक श्वास लिया, 1 2 3 4 5। 5 की गिनती तक ही धीरे धीरे श्वास को छोड़ा, 1 2 3 4 5। तो हमने जाना कि मैंने 5 की गिनती तक धीरे धीरे लिया है और 5 की गिनती तक ही धीरे धीरे छोड़ा है। तो इस तरह पहली बार श्वास को, मीन्स जो पहला श्वास लेने और छोड़ने में हमने जितना समय लगाया, प्रत्येक श्वास को, उसके बाद जितने भी हम सांस ले रहे हैं सभी सांसों में समय सेम रहे। 5 की गिनती तक ही लें और 5 की गिनती तक ही श्वास को छोड़ने का समय लगाएं। तो इस तरह वो समताल लयबद्ध श्वास हो जाता है, यानी रिदमिक ब्रीदिंग। और हमारे मस्तिष्क में एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो इस रिदम को, एक रेगुलर प्रैक्टिस के बाद हमारा मस्तिष्क इस रिदम को परमानेंटली पकड़ लेता है। और फिर चाहे हम अवेयर हो या ना हो, हमारा ऑटोमेटिकली इसी रिदम में श्वास चलता चला जाता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमने अपनी रिदम 5 और 5 की ही सेट करनी है। हम 5 की गिनती तक ले, 7 की गिनती तक छोड़े, 5 की गिनती तक ले, 10 की गिनती तक भी श्वास को छोड़े, 4 की गिनती तक ले, 8 की गिनती तक छोड़े। तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार हम उस रिदम को सेट कर सकते हैं। लेकिन जितना समय पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में लगाया, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगाना है। द इजीएस्ट वे इज 5 की गिनती तक लिया और 5 की गिनती तक छोड़ा। तो इस तरह रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तो वो हमारा दीर्घ श्वास होता चला जाता है। इनफैक्ट अगर देखा भी जाए तो नॉर्मल, अगर हम मेडिकल साइंस के हिसाब से भी देखें, 1 मिनट में 14 से 16 श्वास आते हैं। जब हमने 5 की गिनती तक लिया और 5 की गिनती तक छोड़ा, तो 1 मिनट में ऑटोमेटिकली 6 हो जाते हैं, मीन्स 10 काउंट्स तक एक श्वास। तो यही रिदम हमारी नॉर्मल रिदम बनती चली जाती है। और सेकंड स्टेप दीर्घ श्वास में आता है कि श्वास लेते हुए
पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। तो क्या श्वास पेट में जाता है? नो, नॉट एट ऑल। ये डायफ्राम है जो कि जब हम श्वास लेते हैं वो संकुचित होकर नीचे की ओर एक्सपैंड करता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो वो ऊपर की ओर आ जाता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, लंग्स को एक्सपेंशन की स्पेस मिलती है। तो इनफैक्ट डायफ्राम चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है और इसी को डायफ्रामिक ब्रीदिंग या फिर एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। तो श्वास लेते हुए पेट की मांसपेशियां फूलती हैं, एक्सपैंड द बेली मसल्स, और जब श्वास को छोड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट द बेली मसल्स। इनफैक्ट जो लय है, रिदम है, वो बनी रहे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के समय पर। तो लयबद्ध समताल श्वास के साथ ही पेट की मांसपेशियां फूलती हैं और छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों के संकुचन का अनुभव ही देखना है, प्रेक्षा है। जितनी जितनी हम उसकी ओर देखते चले जाते हैं, हमारी अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ती चली जाती है और जैसे ही हम देखना छोड़ते हैं, विचार हमारे भीतर आने शुरू हो जाते हैं और ये हमारा एक नॉर्मल, कह लो कि एक्सटेंट है कि जैसे ही हम श्वास को देखना छोड़ते हैं, हम विचारों में चले जाते हैं और विचारों को रोकना नहीं है। बीच बीच में श्वास संयम, यानी जहां पर श्वास है उसे वहीं पर रोक दे, एकदम से ब्रेक लगा दे श्वास की। तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, विचारों का भी ब्रेक लग जाता है। जब हम देखते हैं तो सोचते नहीं, सोचते हैं तो देखते नहीं। तो इनफैक्ट अगर हमारा काम है विचारों की तरफ जाना, तो हमें ही उसको पकड़कर श्वास पर लेकर आना है कि अभी मैं श्वास देख रही हूं, मुझे श्वास ही देखना है। तो जैसे जैसे हमारी जागरूकता श्वास के प्रति बढ़ती चली जाती है, हमारे विचार भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमें नाभि से चित्त को हटाकर दोनों नथुनों के भीतर संधि स्थल पर लाना है, नोस्ट्रल के भीतर जंक्शन पॉइंट। इनफैक्ट नाभि पर इन कंपनों को, स्पंदनों को पकड़ना आसान होता है क्योंकि हम नाभि के, पेट के फूलने और सिकुड़ने को अनुभव कर पाते हैं, इजीली अनुभव कर पाते हैं। ये एक स्थूल, जो कि हमें विजिबल प्रक्रिया है, वो नजर आती है। अब यहाँ पर जब स्पंदनों को पकड़ना है तो वो सूक्ष्म हो जाते हैं। तो इसलिए पहले नाभि पर ही स्पंदन, प्रकंपन, कंपनों को देखने के लिए कहा जाता है। उसके बाद नोस्ट्रिल के भीतर संधि स्थल पर। तो जैसे अभी भी हम जानते हुए श्वास को ले रहे थे और जानते हुए ही श्वास को छोड़ रहे थे, वही लयबद्धता और जागरूकता बनी रहे और श्वास की जागरूकता देखने का प्रोसेस नोस्ट्रिल के भीतर आ जाए। अब हमारी पूरी अवेयरनेस नाक के, नोस्ट्रिल्स के भीतर है कि श्वास ले रहे हैं और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ रहे हैं। अपने चित्त को
नोस्ट्रल्स के बाहर एक तरह से चौकीदार की तरह बिठा दे कि कोई भी श्वास मेरी मर्जी के बिना ना तो भीतर जाए और ना ही बाहर आए। हर तरह से, पूरी तरह से श्वास को हमने जानते हुए ही लेना है और जानते हुए ही धीरे धीरे छोड़ना है। जब हम पूरी तरह से जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं, तो हमें श्वास के प्रेशर का पता लगता है, श्वास की गति का पता लगता है कि और श्वास की गर्माहट, ठंडक का पता लगता है। तो अवेयरनेस को इस तरह से जब हम जोड़ते चले जाते हैं, तो वो हमें हर तरह से श्वास की हर एक्टिविटी का अनुभव हमें होता चला जाता है। और इसका अल्टीमेटली पर्पस क्या है? निर्विचारता। जितना जितना हम श्वास को जानते हुए लेते हैं, उतना ही हमारे विचार भी कम होते चले जाते हैं। एक्चुअली तो हम हर वक्त विचारों में ही ऑक्यूपाइड रहते हैं, जिससे कि हर तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जब हम श्वास के प्रति जागरूक हैं, विचार कम होने शुरू होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हर तरह के रोगों से भी दूर होते चले जाते हैं और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं। इसी के साथ ओम अरहम।